So hello everyone, today we are starting our chapter classification of elements and periodicity in properties. That is chapter number 3 class 11th. So आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जहाँ पे क्या है बहुत सारे एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं. अब मैं बात करूं तो आई हैव टोटल 118 एलिमेंट्स. नाउ द क्वेश्चन इज क्या 118 एलिमेंट्स को लर्न रखना पॉसिबल है? तो आई कांट. अब क्या करना है हमें, देखिए 118 एलिमेंट्स को रिमेंबर भी करना है और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी आइडिया लगाना है और उन्हें क्या करना है, अरेंज करना है एक टेबल के अंदर. दैट इज नोन एज पीरियोडिक टेबल. सो इस काम के लिए हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी थ्योरी दी कि हाँ जी हम इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं. तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इसे क्या नाम दूंगी मैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. कि जो प्रेजेंट में हमारी पीरियोडिक टेबल चल रही है ये वो है. अब हमें क्या करना है, डिफरेंट साइंटिस्ट की थ्योरी पढ़ने के बाद यहां तक पहुंचना है कि ये आई कैसे. सो एज द नेम ऑफ चैप्टर सजेस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. हम चैप्टर को लाइक दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं बहुत इजीली कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के एलिमेंट को कैसे क्लासिफाई किया जाए. ग्रुप्स में करेंगे, पीरियड्स में करेंगे, सेक्शंस में करेंगे. लाइक स्कूल्स में होता है कि बच्चे 8th क्लास में मान लीजिए तो हम उनको सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, क्लासिफिकेशन करनी है. आफ्टर दैट क्या करना है, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. कि प्रॉपर्टीज में क्या पीरियोडिसिटी आएगी. तो आइए पहले अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. सो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट आए. जैसे कि फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट डोबर्नियर. डोबर्नियर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. आफ्टर दैट द साइंटिस्ट नेम इज न्यूलैंड. देखिए हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या स्टार्ट होता है, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. जेनेसिस का मीनिंग क्या होता है, लाइक ओरिजिन. कि हमारी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आई कहाँ से. तो ओरिजिन हम कैसे करें, द फर्स्ट साइंटिस्ट जो मैंने अभी आपको बताया था दैट इज डोबर्नियर. डोबर्नियर की क्या आई थी मेरे पास, कुछ ट्रेड आई थी. ट्रेड यानी कि इसने क्या दिए थे, 3 दिन के ग्रुप दिए थे. अब 3 दिन के ग्रुप किस तरीके से दिए थे, लाइक द फर्स्ट ट्रेड इज, मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ इसकी फर्स्ट ट्रेड. The first trade is about lithium, sodium and potassium, जो हमारे ग्रुप नंबर फर्स्ट के ही एलिमेंट्स है तीनों. अब आपके माइंड में आ रहा होगा अब आप क्या करने वाले हो इन तीनों एलिमेंट पे. तो आंसर इज कि जो डोबर्नियर था उसने एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश की. अब जब उसने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की, उसने अरेंजमेंट की ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास. मास के बेसिस पर की. तो आइए जानते हैं लिथियम का मास कितना रहता है, 7 रहता है. सोडियम का कितना रहता है, 23 एंड पोटेशियम इज अबाउट 39. सो डोबर्नियर ने क्या कहा कि हम यहाँ पर 3 के ग्रुप्स में एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं और जो हमारे 3 एलिमेंट्स होंगे उसमें से जो सेकंड का एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट और थर्ड का क्या रहेगा, एवरेज रहेगा. किस तरीके से, देखिए क्या वर्डिंग बोली मैंने कि जो एटॉमिक मास होगा मिडल एलिमेंट का, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, इसको हम मान लेते हैं ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है और ये मेरा थर्ड है. कहता है कि जो हमारे मिडल एलिमेंट का मास रहेगा, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, दैट विल बी इक्वल टू एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट प्लस में एटॉमिक मास ऑफ थर्ड डिवाइडेड बाय 2. तो बेसिकली मैं क्या ले रही हूं कि जो मेरे सेकेंड एलिमेंट का मास रहेगा दोनों का क्या रहेगा, एवरेज रहेगा फर्स्ट एंड थर्ड का. मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके भी देख सकती हूँ. किस तरीके से, देखिए अगर मैं 7 और 39 करूं डिवाइडेड बाय 2 करूं, दैट इज इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 23.
For 23 is the atomic mass of सोडियम। ये डोबर्नियर ने बातें बताई थी। पर आप कहेंगे कि मैम डोबर्नियर ने चलो बहुत अच्छी बातें बताई थी, डोबर्नियर हमारा सेटिस्फाई क्यों नहीं हो पाया, सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? द आंसर इज कि डोबर्नियर सिर्फ एफईएफई 3 ही ट्रेड को एक्सप्लेन कर पाया। यानी अगर मैं इसकी लिमिटेशन की बात करूं, इसकी लिमिटेशन क्या रही कि ये ओनली 3 ट्रेड यानी कि 9 एलिमेंट को ही अरेंज कर पाया। उसके बाद भाई इसकी होगी फिट्टे पिट्टे गुल, ये और एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाया। सो आफ्टर इट्स फेलियर, इसके फेलियर के बाद कौन आता है देखिएगा, इसके फेलियर के बाद आया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड इज ऑल्सो द नेम ऑफ साइंटिस्ट। इसने लॉ दिया किसका, ऑक्टेव। जैसे उसने ट्रेड्स बनाई थी, 3-3 के ग्रुप बनाए थे, इसने क्या बनाए, 8-8 के ग्रुप बनाए। इसने ग्रुप किसके बनाए, 8-8 के ग्रुप बनाए। तो बात करते हैं जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था, इट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन एटॉमिक मास। ये भी एटॉमिक मास के ऊपर बेस करता है। तो आइए जानते हैं किस तरीके से इसने ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प ली थी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक हम करते हैं सा रे ग म प ध नी सा। तो फर्स्ट और 8th में क्या हो रहा है, रिजेम्बलेंस आ रही है, सेम एज। आइए पहले थोड़ा सा लिख के देख लेते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा हमें। सा रे ग म प ध नी सा। तो आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट नंबर पे भी वही है, 8th नंबर पे भी वही है। तो इसने क्या कहा, जिस तरीके से म्यूजिकल में होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, रिपीट होता है फर्स्ट के बाद 8th, सेम इन दैट वे कि मैं एलिमेंट्स को भाई अरेंज करके दूंगा जहां पे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिजेंबल करेगी फर्स्ट की 8th के साथ। ये इसका फंडा था, लेकिन ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। द रीजन इज, इसकी डिसएडवांटेज की अगर बात करें, इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं हम, तो इसकी डिसएडवांटेज क्या थी, ये ओनली अप्रॉक्स 35 to 36 एलिमेंट को ही अरेंज कर पाया था। मतलब ट्राई सबने की, लेकिन वही है कि कुछ एलिमेंट तक ही वो बात वैलिड हो पाई, उसके बाद वो चीज एप्लीकेबल नहीं हो पाई। दैट इज द मेन लिमिटेशन। तो इसकी भी काम खत्म हो गया। इसके बाद थर्ड साइंटिस्ट आता है, ये देखते हैं। द थर्ड साइंटिस्ट इज मेंडलीव। मेंडलीव ने क्या किया, इसने भी भाई एटॉमिक मास के बेस पर किया, लेकिन बात नहीं बन रही थी। तीनों ने किसके ऊपर ट्राई किया, एटॉमिक मास के ऊपर बात नहीं बनी। कैसे बात नहीं बनी, अब देखो मेंडलीव ने क्या किया, एटॉमिक मास के बेस पे एलिमेंट को रीच करते हुए कहता है कि भाई ऐसा नहीं है कि सारे एलिमेंट आ चुके हैं, बीच में ना कुछ कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ इन द सेंस कि जब वो एलिमेंट्स को रीच करने लगा, कहता है कि कहीं ना कहीं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबल नहीं कर पा रही। मतलब कि एक एलिमेंट के बाद एक की अगर मैं जगह छोड़ू, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा। तो वो क्या कर रहा था, जब एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करने लगा, मान लीजिए ABCD भरना है, तो वो क्या करता गया, कुछ ना कुछ जगह छोड़ता गया बीच में कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा। जैसे कि बात की जाए गैलियम की, जर्मेनियम की, ये एलिमेंट उस टाइम तक डिस्कवर नहीं थे। ये तो प्रेजेंट की बात है ना कि मेरे पास 118 एलिमेंट है, लेकिन उस टाइम तक मेरे पास इतने एलिमेंट नहीं थे। तो मैंने क्या किया, जैसे गैलियम था, जर्मेनियम था, उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उसने क्या नाम लिखा, उसके लिए एक वर्ड यूज किया, इका। इका जो है एक संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब रहता है बिफोर वन। बिफोर वन का मतलब होता है कि लाइक एल्यूमिनियम उस टाइम डिस्कवर था, तो एल्यूमिनियम से पहले वाला उसको क्या नाम दे दिया गया, गैलियम। सिलिकॉन से पहले वाला उसको क्या नाम दे दिया गया, जर्मेनियम। मतलब उस टाइम अगर ये डिस्कवर नहीं थे तो इका के नाम पे हमने रख दिया, और बाद में जब डिस्कवर्ड हुए तो उनका नाम रख दिया गया। सो स्टूडेंट्स, अब हम CBSE, नीट, JEE, व्हाटएवर एग्जाम वी आर प्रिपेयरिंग, तो द क्वेश्चन आर, इतने क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्या बने, मैं 3 मेथड्स को, 3 साइंटिस्ट को डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। द क्वेश्चन आर, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे एलिमेंट्स को किस बेस पे डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया। तो तीनों का आंसर सेम है, डोबर्नियर हो, मेंडलीव हो, न्यूलैंड हो, तीनों ने एटॉमिक मास के बेस पर ही एलिमेंट को अरेंज किया। उसके बाद
क्वेश्चन रहता है डॉबर्नियर की लिमिटेशन बताइए, न्यूलैंड की लिमिटेशन बताइए, मेंडलीव की लिमिटेशन बताइए, वो आप बहुत इजीली बता पाएंगे आप। एंड द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज कि जो मैंने यहाँ लिखा है ना ये इक्का एल्यूमिनियम, ये क्वेश्चन रियली पीबीएफपी एग्जाम में पुट किए गए हैं कि इक्का एल्यूमिनियम इज नोन एज डैश। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, सो दैट इज गैलियम। ये तो प्रिडिक्टेड था, प्रिडिक्शन की गई, भविष्यवाणी की गई, तो हमें तो एक तरीके से याद रखना पड़ेगा, कोई रूल रेगुलेशन तो है नहीं मैं इसको निकाल लूं किसी फॉर्मूले पे। सो आई हैव टू लर्न इट कि इक्का एल्यूमिनियम क्या है मेरा, गैलियम है, इक्का सिलिकॉन क्या है मेरा, जर्मेनियम है। सो आई थिंक यहाँ पे कवर हो गया होगा। 3 साइंटिस्ट हम बढ़ चुके हैं, तीनों की ही स्टोरी हमारी सक्सेसफुल नहीं रही। आइए अब आगे की तरफ चलते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई कैसे। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक। अब क्वेश्चन तो वही का वही है, आई कैसे। तो एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नेम क्या था, हेनरी मोजले। क्या साइंटिस्ट का नेम था, हेनरी मोजले, हु इज ऑल्सो नोन एज, इसको मैं क्या नाम दे सकती हूँ, और फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जी हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जन्मदाता कौन था, हेनरी मोजले था। अब हेनरी मोजले किस तरीके से था, उसने एलिमेंट को अरेंज करना चाहा। अब अरेंज करते हुए सभी ने क्या किया था, एटॉमिक मास के बेस पे एक्सप्लेन किया था, पर सबकी हालत खराब हो गई, वो एलिमेंट्स को और आगे तक अरेंज नहीं कर पाए। अब जो ये बंदा था हेनरी मोजले, इसने क्या किया, इसने एलिमेंट को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। जी हाँ, ये आपका मेन डिफरेंस है। क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स में आता भी है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया गया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किया गया एटॉमिक नंबर के बेस पे, बाकी कैसे किए गए थे, एटॉमिक मास के बेस पर किए गए थे। अब थोड़ा सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अगर ऑब्जर्व किया जाए, देखिएगा यहां मुझे क्या दिख रहा है, ये मेरे पास क्या रहते हैं, ग्रुप्स, और ये क्या रहते हैं मेरे पास, पीरियड्स। जी हाँ, अब मुझे बात किनकी करनी है, ग्रुप एंड पीरियड्स की ही बात करनी है। तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात की जाए तो मेरे पास क्या है, 18 ग्रुप्स हैं और 7 क्या है, पीरियड्स हैं। अब जो 18 ग्रुप्स हैं वो क्या है, रोमन नंबर से डिफाइन कर रखे हैं, लाइक 1 2 3 इस तरीके से। और जो हमारे ग्रुप्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, वर्टिकल रहते हैं। पीरियड्स की बात की जाए, ये हमारे कैसे रहते हैं, हॉरिजॉन्टल रहेंगे, एंड डिनोटेड बाय 1 2 3 4 डैश डैश। आप यहां पे वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये 18 ग्रुप बना रखे हैं। अब 18 की काउंटिंग एज इट इज नहीं है, इन्होंने लाइक ए बी पार्ट सेक्शंस में डिवाइड करते हैं हम क्लासेस को, सेम उसी मैनर में ग्रुप्स को भी क्या किया, ए बी सी इस तरह से डिवाइड कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी बात बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। जी हाँ, मेरे पास कंप्लीट 18 ग्रुप्स हैं जो रोमन नंबर पे डिनोट किए गए हैं, और मेरे पास कंप्लीट 7 पीरियड्स हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में सिंपल नंबर पे रिप्रेजेंट की गई हैं। सो ये था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन्वेंटेड बाय द हेनरी मोजले। अब बात करते हैं जी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। यहां पे हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। क्या क्वेश्चन रहता है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, किस तरीके से हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को डिफाइन कर रहे हैं वो देखिएगा। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of the elements are the periodic function of atomic number। देखिए जी मैंने क्या लिखा
कि मेरे एलिमेंट्स की, चाहे मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, चाहे मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज की, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। जी हाँ, मैंने यही बात थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब की थी कि हेनरी मोजले ने एलिमेंट्स को अरेंज ही किसके बेस पे किया है, एटॉमिक नंबर के बेस पे किया है। यही हमारा 2 मार्क्स में क्वेश्चन एज इट इज पुट किया जाता है। सो आई होप टॉपिक यहां तक क्लियर होगा। आगे की तरफ चलते हैं। ओके, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बाद हम तीनों को खत्म करके साइंटिस्ट को फोर्थ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक अप्रोच कर चुकी हैं। नाउ कम टू पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले मैं पीरियोडिसिटी वर्ड को डिफाइन कर देती हूँ, क्योंकि यहां पे हमारा कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन पुट किया जाता है। पीरियोडिसिटी यानी कि repetition of properties after a certain gap। एक सर्टेन गैप के बाद प्रॉपर्टी का रिपीट होना, दैट इज नोन एज पीरियोडिसिटी। ओके, सो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आपका रेडी होता है। नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले मुझे समझना है एटॉमिक साइज का मीनिंग क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक साइज, और उसका क्या ट्रेंड रहेगा जब मैं जाऊंगी अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मैं डाउन द ग्रुप बात करूंगी और अलोंग द पीरियड बात करूंगी। सो एटॉमिक साइज नाम से क्लियर हो रहा है कुछ ना कुछ कि एटम का साइज। तो देखिए किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। डिफाइंड एज the distance from the center of the nucleus to the outermost shell containing electrons। देखिए भाई क्या लिखा है, एटॉमिक साइज, एटम के साइज को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा कि डिस्टेंस मुझे कहां से लेना है, न्यूक्लियस के सेंटर से लेना है, कहां तक का लेना है, आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस लेना है, जिसके अंदर क्या हो, इलेक्ट्रॉन कंटेन हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूं सोडियम की। सोडियम में ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव यानी कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के यहाँ पे क्या होती है हमारे पास, शेल्फ रहती हैं। अब मुझे क्या करना है, सोडियम की जैसे मैंने बताया आपको, बात करते हैं 2,8,1, तो ऑब्वियसली 3 शेल्फ होंगी। तो मुझे डिस्टेंस लेना ही वहां तक का है जितनी शेल्फ में उसमें इलेक्ट्रॉन कंटेन है। अगर मैं छोटा एलिमेंट लेती, कार्बन लेती, तो 2 ही शेल आते, या पोटेशियम लेती तो मेरे पास 4 शेल आते। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हम एलिमेंट कौन सा ले रहे हैं। तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेना डिस्टेंस कहां तक का, आउटर मोस्ट शेल तक का, दैट इज denoted by या that is defined by the atomic size। so हमारे सीबीएसई एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक साइज। तो मैं वही डेफिनेशन यहाँ पर राइट करवा रही हूँ जो हमारे एग्जाम्स में बहुत ही रेंडमली पूछी जाती है। नाउ कम टू द ट्रेंड्स कि ट्रेंड्स डाउन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड क्या रहेंगे। सो ट्रेंड्स की बात करते हैं कि जैसे हमने ग्रुप की बात की, सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रही हूँ कि डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड रहता है, हमने एलिमेंट कंसीडर कर लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। मतलब मैं खुद से एलिमेंट को ज्यूम करूंगी, खुद से ऑब्जर्व करना चाह रही हूँ, आफ्टर दैट आई विल रीच एट एनी कंक्लूजन। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की बात की, लिथियम इज 2,1, सोडियम इज 2,8,1, पोटेशियम इज 2,8,8,1। अब मैं क्लियरली यहां पर देख पा रही हूं कि मेरी क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो शेल्फ बढ़ रही है, शेल्फ बढ़ रही है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है। ठीक है ना, मुझे क्या लेना था, न्यूक्लियस के सेंटर पे डिस्टेंस लेना था, कहां तक का, आउटर मोस्ट शेल तक का, दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, यानी कि शेल्फ बढ़ रही है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद जी बात करते हैं हम अलोंग द पीरियड की। अलोंग द पीरियड क्या रहता है हमारे पास,
हम कोई भी 3 एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, लाइक मैंने कंसीडर कर लिया बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, 2,3, 2,4, 2,5, कुछ इस तरीके से। अब आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीज इन द सेम शेल, तो सेम शेल पे तो आपका एटॉमिक साइज सेम रहना चाहिए। सो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, एक्सपेक्टेड तो ये था, एक्सपेक्टेड क्या है हमारे अकॉर्डिंग अब कि एटॉमिक साइज हमारा क्या रहे, सेम रहे। बट केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस तो आएंगे, एक्सेप्शंस के साथ साथ लॉजिक्स भी आएंगे। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन तो क्या थी कि एटॉमिक साइज सेम रहे, बट ऐसा नहीं होता। द रीजन इज कि ठीक है हमारे नंबर ऑफ शेल सेम है, बट न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारा साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन हो रही है तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे आपने देखा एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, यहां पे आपने देखा एटॉमिक साइज घट रहा है। आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन नाम से क्लियर हो रहा है, आयन, आयन यानी कि चार्ज पार्टिकल। सो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं, मुझे क्या करना है, एटम को कन्वर्ट करना है किसमें, कटायन में कन्वर्ट करना है। एटम को किस में कन्वर्ट करना है, कटायन में कन्वर्ट करना है। मीन्स इलेक्ट्रॉन मुझे क्या करना है, बाहर निकालना है। और बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आइए इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove most loosely bound electron from an isolated gaseous atom। देखिए क्या करना है, मिनिमम कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड होती है या रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम सोडियम की, सोडियम इज 2,8,1, तो क्लियरली दिख रहा है ना, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इज दिस। अब इसको बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, that is known as ionization enthalpy। So I think ये टर्म क्लियर होगी। हाँ जी, अब आते हैं इसके ट्रेंड्स पे। एक बनाएंगे अब हम फेम डाउन द ग्रुप, एक हम बनाएंगे अलोंग द पीरियड। तो डाउन द ग्रुप आपको पता है क्या ट्रेंड रहेगा, लाइक कि डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं, आपका एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, क्लियर है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है यानी कि अट्रैक्शन खत्म हो रही है। अट्रैक्शन खत्म हो रही है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत ईजी है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना। अलोंग द पीरियड की बात करते हैं, एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज हो रहा है यानी कि अट्रैक्शन आपकी इंक्रीज हो रही है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। सो आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट करवाया आयनाइजेशन एंथैल्पी, कि डाउन द ग्रुप अगर वो चीज घट रही है तो ऑब्वियसली अलोंग द पीरियड वो चीज बढ़ जाएगी। तो सीबीएसई में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, आप चेक कर लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी बुक में। द क्वेश्चंस आर लाइक दिस कि व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी, डिस्क्राइब इट्स ट्रेंड डाउन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड। सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अब हम, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होगा, हमने फिर से क्या लेना है, एटम लेना है, एंड वी नो दैट एटम इज न्यूट्रल,
न्यूट्रल मीन्स के कोई चार्ज नहीं होता। अब हमें क्या कराना है, इलेक्ट्रॉन का कराना है गेन, नाम से क्लियर हो रहा है, गेन करवाना है, यानी कि एटम को बेसिकली किस में कन्वर्ट करना है, अनायन में कन्वर्ट करना है। अभी लास्ट कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया था, एटम को कटायन में कन्वर्ट किया था, यहां एटम को किस में कन्वर्ट करेंगे, अनायन में कन्वर्ट करेंगे। फॉर डेफिनेशन पे आते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज्ड, या तो हम वहां पे एनर्जी देंगे या फिर निकलेगी, एक ही बात होगी। व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन is added to an isolated gaseous atom। तो क्या कहता है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी या कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जब हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं किसके अंदर, आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब हमने वहां पे भी ये टर्म ली थी, आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड इज लाइक अ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होगा, गैसियस स्टेट में होगा। मैंने गैसियस स्टेट क्यों ली है, बिकॉज मेरे को पता है ना गैस के अंदर अट्रैक्शन बहुत ही कम होती है, दैट्स व्हाई मैंने कौन सी स्टेट ली है, गैसियस ली है। ओके, थोड़ा सा इसके ट्रेंड्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले। तो ट्रेंड्स की अगर बात की जाए तो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन यहां पे आता है, यहां पे मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, मेटेलिक कैरेक्टर हम बाद में करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आउट ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन विच हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का बहुत ज्यादा पुट किया जाता है हमारे एग्जाम्स में। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास एक एलिमेंट तो है फ्लोरीन, एक एलिमेंट है क्लोरीन, कि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी मोर नेगेटिव है। मोर नेगेटिव का मतलब आपको क्लियर सा कुछ समझ आ रहा है कि नेगेटिव यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है, और आपको पता है केमिस्ट्री में जहां भी एनर्जी रिलीज होती है वो कंपाउंड क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो यही तो क्वेश्चन पुट किया गया है कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी मोर नेगेटिव है। मोर नेगेटिव यानी कि मैं इसको अगर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करूं फ्लोरीन को, और एक बार मैं क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रही हूं, तो दोनों केस में से किस में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, कौन सा स्टेबल होगा। सो द एक्सपेक्टेड आंसर इज फ्लोरीन। बहुत से बच्चे फ्लोरीन आंसर देंगे बिकॉज फ्लोरीन हमें पता है इट इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि भाई स्टेबल होना चाहेगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज एक्सपेक्टेड वाला काम नहीं होगा, एक्चुअल रियलिटी क्या है यहां पर उस पे आते हैं। क्लोरीन हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है। द रीजन इज फ्लोरीन हैज स्मॉल साइज। रीजन क्या है कि फ्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, बट फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, तो वहां पे क्या होगी, सो देयर विल बी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो साइज छोटा होने की वजह से वहां पे क्या हुई, रिपल्शन हुई। रिपल्शन हुई यानी कि वो स्टेबल नहीं हो पाया, और जो तो स्टेबल नहीं है तो वही वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगी, सो उसकी मोर नेगेटिव नहीं होगी। द आंसर इज क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहती है हमारे पास, मोर नेगेटिव रहती है। नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक यानी कि कैसे डिफाइन करेंगे, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है हमारे पास, मेटेलिक कैरेक्टर। अब हमें क्या करना है, वही सेम डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड। तो मैं यहां बना लेती हूँ, यहां बात करते हैं डाउन द ग्रुप की,
यहां कर लेते हैं अलोंग द पीरियड की। सो स्टूडेंट्स हमें क्या ध्यान रखना है कि लाइक डाउन द ग्रुप जब हमने बात की, हमने एज अ रेफरेंस सबके लिए क्या यूज किया, एटॉमिक साइज यूज किया कि एटॉमिक साइज से मैं सारा आइडिया लगा पा रही हूँ। जैसे यहां मैं देखूंगी कि डाउन द ग्रुप मेरे को समझ आ रहा है कि एटॉमिक साइज मेरा बढ़ चुका है। साइज बढ़ने से क्या हुआ, अट्रैक्शन कम हो चुकी है। अट्रैक्शन कम होगी यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली बाहर निकल सकता है, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा ना। यहां बात करते हैं अलोंग द पीरियड, एटॉमिक साइज मेरा डिक्रीज हो चुका है। डिक्रीज होने से अट्रैक्शन बढ़ चुकी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है, तो मेटेलिक कैरेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। सेम उसी तरीके से हम डिफाइन करेंगे टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन आती है यहाँ पे, वो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन था, तो ये टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन है। अब हमें क्या करना है, फेम डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड। हमें यहाँ पे फेम ट्रेंड्स को डिस्कस करना है। तो डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड रहता है देखिएगा, वहीं पे स्टार्ट करेंगे। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ गया, अट्रैक्शन घट गई। अट्रैक्शन घटने की वजह से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन गेन कराना तो बहुत इजी है, क्योंकि अट्रैक्शन जो है हमारी, हम क्या करेंगे, लाइक इसके लिए एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एटॉमिक साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन घटेगी, तो हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन घट गई। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मेटेलिक आपको बड़ा था, तो यहाँ पे मेटेलिक घट जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। यहाँ पे आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज, अट्रैक्शन इंक्रीज। अब यहाँ पे आपका मेटेलिक घटा था, तो नॉन मेटेलिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो आपको कैसे डिस्क्राइब करना है, आपको क्या डिस्क्राइब करना है कि यहाँ पे जो आपका मेटेलिक कैरेक्टर है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, उनका किस तरीके से होगा। मीन्स कि आपके ये ट्रेंड क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। तो आप यहां तक राइट कीजिएगा, घर पे चले जाओ अंकल से। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। The next one is IUPAC nomenclature of elements having Z greater than 100। अब आते हैं हम नॉमेनक्लेचर के ऊपर। हमें कौन सी नॉमेनक्लेचर करनी है, IUPAC। IUPAC इज इंटरनेशनल, इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC एक सिस्टम है जो क्या करता है, हमारे एलिमेंट्स को, हमारे कंपाउंड्स को नेमिंग देता है। तो हमें क्या करना है, उन एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर करना है जिनका जेड क्या होता है, 100 से ग्रेटर होता है। तो उसके लिए आपके एनसीईआरटी बुक्स में कुछ प्रीफिक्स यूज किए हुए हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ। लाइक मान लीजिए मुझे यहाँ पे 115 इसका नाम देना है, तो 1 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, अन, पेंट, एंड किससे करेंगे हम, IUM। तो ये टेबल आपको बहुत इजीली मिल जाएंगी, मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर रही, आप बहुत स्मार्ट स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो हमें करना किस तरीके से, देखिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इन्हें। 1 के लिए क्या डालेंगे, अन, अगेन 1 है क्या डाल लोगे, अन। 5 के लिए क्या डालेंगे, पेंट, और साथ में एंड किससे कर दोगे, IUM से। लाइक मुझे क्या करना है, 104 है, 104 के लिए आप क्या करेंगे, 1 का मतलब अन, 0 का मतलब नील, 4 का मतलब क्वाड, और फिर एंडिंग किससे करेंगे, IUM। तो स्टूडेंट्स आप CBSE नीट JEE वट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है नॉमेनक्लेचर के ऊपर। कई बार तो हमें नॉमेनक्लेचर गिवन होता है, तो मुझे क्या करना होता है,
उसका नाम नॉमेनक्लेचर गिवन है तो मुझे एटॉमिक नंबर बताना है, या एटॉमिक नंबर गिवन है तो मुझे नॉमेनक्लेचर बताना है। सो दोनों तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पुट किया जाता है एंड यू आर सरप्राइज्ड टू लिसन दैट कि 2023 नीट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पुट किया गया है। सो बी रेडी अबाउट दिस एंड मस्ट फॉलो द एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स की जितनी टेबल्स हैं दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहां से क्वेश्चन रहता है हमारे पास। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस। आइसो का मतलब क्या रहेगा, सेम रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, उन स्पीसीज को क्या नाम देंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से आएंगे। मैं बात करूं नियोन की, सबको पता है नियोन तो बहुत ही स्टेबल है, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यूज की जाती है होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में। हैविंग एटॉमिक नंबर 10 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन है। Na पॉजिटिव की बात करूं, 11 थे, एक लूज कर दिए, 10 बचे। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की बात करूं, Al3 पॉजिटिव की बात करूं, सबके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10। F नेगेटिव की बात करूं, O2 नेगेटिव की बात करूं, N3 नेगेटिव की बात करूं, for all these are isoelectronic species। I am repeating the line, isoelectronic species यानी कि ऐसे species जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने मेंशन है। सो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से रहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन, ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन। सो कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हाँ जी, तो आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन राइट किया गया है। देखिए क्वेश्चन इज आउट ऑफ कटायन एंड अनायन, ये एक तो आपके पास कटायन है, कटायन यानी कि जो लूज कर चुका है, एक है अनायन यानी जो गेन कर चुका है। तो दोनों में से साइज किसका बड़ा है और क्यों है, विच हैज लार्जर साइज एंड व्हाई। तो देखिए obviously anion has larger size, than cation। the reason is, रीजन पे आएंगे ताकि थोड़ा सा आपको लॉजिक समझ आए। anion has गेन इलेक्ट्रॉन, अनायन क्या कर चुका है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर चुका है। इलेक्ट्रॉन को गेन कर चुका है मीन्स वहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से आपका जो एक टर्म आती है यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो चुका है, घट चुका है। न्यूक्लियर चार्ज का यानी कि जो इफेक्ट है वहां तक, क्योंकि अनायन की वजह से इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट गया। अब न्यूक्लियर चार्ज घटने की वजह से वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। अट्रैक्शन कम होगी यानी कि साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करूंगी कटायंस की, कटायंस हैज लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है मींस जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा, बढ़ चुका होगा। बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ गई। जब आपकी अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि कटायन और अनायन में से साइज किसका बड़ा होगा और क्यों होगा। द आंसर इज कि अनायन का बड़ा होगा। द रीजन इज कि अनायन क्या कर चुका है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर चुका है, में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, घट गया है। जो उसे पहले 6 बंदों को मिलनी थी वो 10 में बटेगी, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट गया। घटने की वजह से अट्रैक्शन घट गई और साइज बढ़ गया।
ऑन द अदर हैंड कटायन है लूज इलेक्ट्रॉन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है, अट्रैक्शन बढ़ चुकी है और फाइज क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। हाँ जी, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दो एलिमेंट बताए गए नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है। ये हमें फिर बीएससी या नीट के वो क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ जो मोस्ट रिपीटेडली हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। द क्वेश्चन इज कि मेरे पास एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिस्क्राइब करने से पहले मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3, आपने ऑर्बिटल की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को फिल कर लिया। ऑक्सीजन की बात की जाए 1s2 2s2 2p4। तो क्लियरली आप एक चीज यहां पे देख पा रहे हैं कि p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहां पे आपके 4 हैं, यहां पे आपके 3 हैं। तो आपको एक बात पता है कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। जी हाँ, यही तो रीजन है इसका। देखिएगा, नाइट्रोजन हैज मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी। रीजन की बात करते हैं, बिकॉज हाफ फिल्ड एंड fully filled orbital are most stable, because half filled और fully filled orbital क्या होती है, most stable होती हैं। स्टेबल होने का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। The next question is about the boron and beryllium। सेम काम इसके लिए करेंगे, यहाँ बोरोन का लिखते हैं, यहाँ बेरिलियम का लिखते हैं। बोरोन इज 1s2 2s2 2p1, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 तो 1s2 2s2। तो यहाँ देख पा रहे हो p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबिलिटी को खत्म कर रहा है, और यहाँ पे जितने फुल हैं। सो आंसर उसी तरीके से लिखेंगे, बेरिलियम हैज मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी एज the orbitals in beryllium is completely filled। तो हमें क्या देखना है, आयनाइजेशन एंथैल्पी रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी, कि जहां जो ज्यादा स्टेबल है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। Now the next last concept is about electronegativity। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कई बार हमारे पास 2 मार्क्स में डेफिनेशन पुट कर ली जाती है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयरिंग में है। शेयरिंग से मुझे याद आता है कि भाई ये तो कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, तो मैंने एग्जांपल ले लिया इसका, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो हमें बताएं यहाँ पे H के ऊपर तो आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। द रीजन इज अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। एंड यू मस्ट नो अबाउट द फैक्ट दैट कि पूरी केमिस्ट्री के अंदर फ्लोरीन क्या रहता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्वेश्चन आ जाए ना, कौन सा एलिमेंट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। अब फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, लेकिन भाई इसका साइज बहुत छोटा है, तो रिपल्शन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी क्या आई थी, हमारी थोड़ी सी कम आई थी। सो आई होप चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।